हेलो एवरीवन। तो आज हम चरक संहिता का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अध्याय 9 खुडाक चतुष्पादम अध्याय। एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन हर साल इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट मान सकते हैं अपन। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है इसका चिकित्सा के चतुष्पाद। भिषक द्रव्याणुपास्तता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत् कारणम गेयम विकार व्य उपशांते। यानी इसमें चिकित्सा के चार पाद बता रखे। चिकित्सा के चार पाद कौन कौन से होते हैं? भिषक, भिषक यानी वैद्य, जो एक डॉक्टर है या फिजिशियन है। नेक्स्ट है द्रव्य, द्रव्य यानी ड्रग या जो औषध अपन देते हैं उसे। उसके बाद है द्रव्य के बाद उपास्थता। उपास्थता क्या होता है? नर्सिंग स्टाफ हो गया, उसे उपास्थता कहा जाता है। और नेक्स्ट जो चौथा पाद है वो है पेशेंट यानी रोगी। तो कह रहे जब ये चिकित्सा के चार पाद एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उससे ही विकार यानी रोगों की शांति होती है। तो चिकित्सा के चार पाद कौन कौन से हैं? भिषक यानी वैद्य, द्रव्य यानी औषध, उसके बाद उपास्थता यानी नर्सिंग स्टाफ, और चौथा है रोगी। नेक्स्ट श्लोक है विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिर उच्यते। यानी धातुओं की विषमता होने पर, जब जो धातुएं हैं शरीर की वो अनबैलेंस हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, कोई धातु कम हो जाती है, तो उससे विकार यानी रोग की उत्पत्ति होती है। साम्यम प्रकृति रुचि, जब वो साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है तो वो आरोग्य की अवस्था है। सुख संज्ञक आरोग्यम, जब शरीर में आरोग्य होगा यानी रोग की अनुपस्थिति होगी, एब्सेंस होगी रोग की, तो क्या प्राप्त होगा? सुख, और उस टाइम पे जो सुख की प्राप्ति होगी। फिर है विकारो दुखमेव च, और जब विकार होंगे यानी रोग होगा तो उससे किसकी प्राप्ति होगी? दुख की प्राप्ति होगी। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, अभी तक जितने भी श्लोक हैं हमको तीनों श्लोक याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट श्लोक है चिकित्सा की परिभाषा। चतुराणाम भिक्षादीनाम शस्ताना धातु व्यकृते। कह रहा है जो चार पाद हमने पढ़े भिषक आदि यानी वैद्य, द्रव्य और उपास्थता और रोगी, कह रहे जो चारों पाद हैं, जो इतने भी चिकित्सा के जो चारों पाद थे, शस्ताना धातु व्यकृत है, वो जब धातुएं विकृत हो जाती हैं या धातुओं में विषमता हो जाती है तो उनको ये साम्य अवस्था में लाने के लिए जो क्रियाएं करते हैं या जो कार्य करते हैं उसी को ही क्या कहा जाता है? चिकित्सा कहा जाता है। तो प्रवृत्ति धातु साम्य अर्थात चिकित्से इति भिद्यते, यानी चिकित्सा के चारों पाद विषम हुई धातुओं को साम्य अवस्था में लाने के लिए जो प्रवृत्ति करते हैं या जो कार्य करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? चिकित्सा कहा जाता है। इसके बाद हमें इस चैप्टर में जो भी हमने चिकित्सा के चार पाद पढ़े, चारों पाद के कुछ ना कुछ गुण होते हैं, तो उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक है इसका श्रुते प्रवदा तत्वम। यानी श्रुते प्रवदा तत्वम का मतलब क्या है कि जो वैद्य है उसे अपने विज्ञान, अपना जो शास्त्र है या उसका जो सब्जेक्ट है उसका अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। बहुशो दष्ट कर्मता, यानी उसने कई बार औषध निर्माण या जितने भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स है जो भी उसकी चिकित्सा में काम आ रहे हैं उन सब का उसे अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। दाक्ष का मतलब होता है कि उसमें स्किल्स होनी चाहिए, वो अपने हर काम को करने में दक्ष होना चाहिए। फोर्थ है इसका चौथा गुण है शौचम इति, यानी पवित्रता होनी चाहिए उसमें, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उसमें पवित्रता होनी चाहिए। गेयम वैद्य गुण चतुष्टयम, और इस तरीके के जो चार गुण हैं वो किसके बताए गए हैं? वैद्य के या चिकित्सक के चार गुण बताए गए हैं। तो कौन कौन से चार गुण हैं? श्रुते प्रवदा तत्वम, बहुशो दष्ट कर्मता, दाक्ष्यम और शौच। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में उत्तम औषधि के गुण, यानी हमारा जो दूसरा चिकित्सा का पाठ था होता है द्रव्य यानी औषध। तो औषध के क्या गुण होने चाहिए? बहुता। पहला है बहुता। बहुता का मतलब होता है कि वो अधिक रूप में मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो औषध एक जगह मिल रही है, थोड़े से क्वांटिटी में मिल रही है और दूसरी जगह वो नहीं मिल रही, तो वो हर जगह मिलनी चाहिए बहुतायत से। नेक्स्ट है तत्र योगत्वम, यानी वो व्याधि का नाश करने में, रोगों का नाश करने के लिए वो योग्य होनी चाहिए। अनेक विध कल्पना, अनेक विध कल्पना का मतलब है कि उसकी अनेक कल्पनाएं बनाई जा सके। जैसे उसे एक स्वरस यानी जैसे जूस वगैरह के फॉर्म में, कल्क हो गया कि उसका थोड़ा सा एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में भी हम बना के दे सके, हम उसकी चूर्ण बना के दे सके, या हम उससे कोई टैबलेट बना के दे सके, उसको सिरप में भी कन्वर्ट करके दे सके। तो एक अच्छी औषध वही होती है जिसकी अनेक कल्पनाएं बनाई जा सके। नेक्स्ट है संपच्चेति। संपच्चेति का मतलब है कि उसके अंदर उसका रस, गुण, वीर्य, विपाक सब होना चाहिए।
चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। और इसी तरह औषध के भी 4 गुण होते हैं। कौन कौन से? बहुता यानी अच्छी क्वांटिटी में हर जगह मिलनी चाहिए वो। योगत्वम वो रोगों को दूर करने में योग्य हो। अनेक विद्य कल्पना जिससे अनेक कल्पनाएं बनाई जा सके। और संपचिति का मतलब है कि जो अपने रस गुण वीर्य विपाक जो रस पंचक होता है उससे परिपक्व होनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है उपचारक के गुण। अब नर्सिंग स्टाफ में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो पहला है उपचारज्ञता। उपचारज्ञता का मतलब है कि उसमें सेवा की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है दाक्ष्य यानी वही दक्ष जो अपने काम में एकदम दक्ष होना चाहिए, थोड़ी सी चतुरता उसमें होनी चाहिए। अनुराग, अनुराग का मतलब होता है कि उसमें अपने जो रोगी है उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति एक दया भाव की भावना होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट है शौचम, वही उसमें पवित्रता होनी चाहिए। तो ये 4 गुण किसके बताए गए हैं? परिचारक के या उपासता के। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि उपासता और वैद्य में कौन से 2 गुण सेम सेम है? तो उपासता और वैद्य में 2 गुण कौन से सेम आए? एक तो दक्ष और शौच। तो दक्ष और शौच गुण परिचारक में भी आया है और सेम दक्ष और जो शौच गुण था वो वैद्य के 4 गुणों में भी था। तो 2 गुण ऐसे होते हैं जो एक वैद्य और उपासता दोनों में सेम सेम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रोगी के गुण। अब रोगी के क्या गुण है? स्मृति यानी रोगी की स्मरण शक्ति अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी तभी उसके साथ उसको कौन कौन से दुख है, उसको कौन कौन सी डिजीजेज हो रही है या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि वो अच्छे से वैद्य को समझा पाए। नेक्स्ट है निर्देश कारित्वम। निर्देश कारित्वम यानी कि वैद्य ने उसको जो निर्देश दिया है या वैद्य ने जो भी उसको सजेस्ट किया है करने के लिए वो उनकी आज्ञा का पालन करे। अभीरुत्वम तथापि च, अभीरुत्वम यानी उसमें भय नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। वो डॉक्टर को अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो उसमें उसको बताने के लिए उसको कोई झिझक ना या वो उससे डरे नहीं। ज्ञापकत्वम च रोगाणाम, और ज्ञापकत्वम यानी उसके बाद मानो उसको कोई डिजीज़ हो गई तो डिजीज़ से उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो उनको भी अच्छी तरीके से बता पाए। चाहे रोगाणाम आतुरस्य गुणा स्मृता, और इसी तरीके से रोगी के ये सारे 4 गुण होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया, चिकित्सा के 4 पाठ पढ़े, वैद्य, द्रव्य, उपासता और रोगी। फिर हमने चिकित्सा की परिभाषा पढ़ी कि जब ये चारों मिलके काम करते हैं, हमारे शरीर में जो धातुएं इम्बैलेंस हो जाती हैं उनको साम्य अवस्था में लेने के लिए जो चारों काम करते हैं उसी को हम चिकित्सा बोलते हैं। फिर हमने इन चिकित्सा के चारों पाद के सबके 4-4 गुण पढ़े। 4 गुण वैद्य के, 4 गुण औषध के, 4 गुण परिचारक के और 4 गुण रोगी के। इसके बाद ये टेबल फॉर्म में भी हमारी बुक में शॉर्ट में दे रखा है, हम यहाँ से भी इनको देख सकते हैं कि वैद्य के 4 गुण थे। पहला था श्रुते प्रवेदातत्वम यानी उसे अपने शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। बहुदष्ट कर्मत्वम यानी वो अनेक चीज़ों की उसमें योग्यता हो। दाक्ष्य स्किल्स होनी चाहिए। शौचम यानी उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से सेम द्रव्य की है। बहुतायत यानी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलनी चाहिए। योगत्वम उसकी एपिक्लिबिलिटी होनी चाहिए कि वो व्याधि को दूर कर सके। अनेक विद्य कल्पना यानी उसकी बहुत सारी कल्पनाएं बनाई जा सके, वेरियस फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट कर सके। और संपचिति यानी उसके रस गुण वीर्य विपाक उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट उपासता, उपासता में उपचारज्ञता होनी चाहिए यानी वो अपने रोगी के प्रति सेवा भाव रख सके। दाक्ष्य यानी उसमें दक्षता होनी चाहिए। बृहत्तरी अनुराग का मतलब था कि वो अपने रोगी के प्रति उसमें प्रेम दया भाव हो। और शौच यानी वही प्योरिटीज होनी चाहिए। रोगी की स्मृति मेमोरी हो। निर्देश कारित्वम वो वैद्य के आदेश का पालन कर सके। अभिरुत्वम उसमें किसी भी चीज़ को लेकर डर ना हो। और ज्ञापकत्वम यानी वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको इजीली वो वैद्य को बता सके। इसके बाद चैप्टर का सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट श्लोक है इसका, कारणम षोडश गुणम सिद्धोपात चतुष्टयम विज्ञाता शासिता युक्ता प्रधानम भिक्षुगत तु। अब कह रहे हैं कि ये जो हमने 4 पाठ पढ़े उसमें सबसे पहला आता है भिषक यानी वैद्य, चिकित्सक की क्या प्रधानता है। तो 16 गुण होने के कारण इन चारों पाठ जो होते हैं वो चिकित्सा की सिद्धि में सहायक होते हैं। यानी हमने प्रत्येक पाठ के 4-4 गुण पढ़े। तो इसी तरीके से जो 16 गुण होते हैं यही सारे चिकित्सा की सिद्धि में सहायक होते हैं। इन चारों में औषध को जानने वाला, परिचारक पर शासन करने वाला
और रोगों में रोग अनुसार औषध योगों का योग कराने वाला कौन होता है? वैद्य होता है। यानी जो वैद्य है वो औषध, जो सेकंड हमारा पाठ था द्रव्य, उसके स्वरूप को अच्छे से जानता है। थर्ड था हमारा नर्सिंग स्टाफ, उस पर अपनी कमांड रखने वाला भी कौन होता है? वैद्य होता है। और रोगी को उसके रोग के अनुसार औषध देने वाला भी कौन होता है? वैद्य होता है। तो इसलिए इन चारों में किसको प्रधान माना गया है? वैद्य को प्रधान माना गया है। नेक्स्ट है चिकित्सक की प्रधानता में उदाहरण। तो यहाँ से हमें ये उदाहरण याद करना है कि हमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि पात्र, ईंधन और अग्नि वाला या भंडारी की पाक क्रिया वाला उदाहरण किसके लिए बताया गया है? तो ये चिकित्सक की प्रधानता के लिए बताया गया है। तो क्या एग्जाम्पल है कि भंडारी की पाक क्रिया में जिस प्रकार पात्र, ईंधन और अग्नि कारण होते हैं, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए सेनापति की विजय में भूमि, सेना और अस्त्र शस्त्र कारण होते हैं, उसी प्रकार जब एक वैद्य रोगों को दूर करता है तो उसकी जो चिकित्सा की सिद्धि के लिए रोगी, औषध और परिचारक होने चाहिए। क्या एग्जाम्पल देके समझाया इसने कि अगर कोई भंडारी है, वो खाना बना रहा है, तो खाना बनाने के लिए उसे पात्र भी चाहिए, ईंधन भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए। उसी तरह के युद्ध हो रहा है, युद्ध में कोई मानो बहुत सेनापति है, तो उसे जीतने के लिए भूमि भी चाहिए, सेना भी चाहिए और उसका अस्त्र शस्त्र भी चाहिए। उसी तरह वैद्य को अगर किसी रोग को दूर करना है या किसी रोग की चिकित्सा करनी है तो उसके लिए उसे रोगी, औषध और परिचारक तीनों की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और दे रखा है साथ में, जिस प्रकार मिट्टी, दंड, चक्र और सूत्र, इन चारों के रहते हुए भी कुम्हार के घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पात्र यानी तीनों पाद होने पर भी अगर आपके पास वैद्य का अभाव है या वैद्य प्रेजेंट नहीं है तो आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सपोज टू बी हमारे पास मेडिसिन भी है, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ भी है और पेशेंट भी है, लेकिन उस पेशेंट को दवाई रिकमेंड करने के लिए या उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए अगर वैद्य ही नहीं होगा तो आरोग्य की प्राप्ति कैसे होगी? उसी तरीके से ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट है और भी रोगी, परिचारक और औषधि, इन तीनों पात के रहते हुए भी भयंकर रोग गंधर्व, गंधर्व का मतलब होता है फैलकर, के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं तथा दूसरे रोग जो शीघ्र ही अपने उपाय की प्रतीक्षा करते हैं वे तीनों पादों के रहते हुए भी शीघ्र बढ़ जाते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में क्रमशः ज्ञानी और अज्ञानी वैद्य कारण होते हैं। कह रहा है कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रोगी, परिचारक और औषधि, इन तीनों के रहते हुए भी ना बहुत जल्दी फैल जाते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो इजीली ट्रीट हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इसमें भी एक रीज़न होता है, अगर ज्ञानी वैद्य होगा और चिकित्सा के तीनों पाद हैं साथ में तो वो डिजीज इजीली ट्रीटेबल हो जाएगी। लेकिन चिकित्सा के तीनों पाद भी प्रेजेंट है लेकिन आपका वैद्य ही अज्ञानी है, वैद्य में ही ज्ञान नहीं है, तो वो जो डिजीज़ है या जो रोग है वो इजीली ट्रीट नहीं हो सकता और वो कैसा होगा? गंधर्व नगर के समान शीघ्र ही फैलता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अयोग्य व्यक्ति से चिकित्सा कराने का निषेध। अपनी आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है किंतु अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें, इस टाइप की जो चीज़ें थी हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी कि किस तरीके के वैद्य से चिकित्सा करानी चाहिए, अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा क्यों नहीं करानी चाहिए। तो वही कह रहा है कि अगर अपनी आत्मा को खुद अग्नि में हवन कर दो तो वो ज़्यादा अच्छा है किसी अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा कराने से। तो जिस प्रकार अंधा व्यक्ति अपनी अज्ञानता के कारण भयभीत होकर, डर कर, हाथ से डंडे से टटोल कर चलता है तथा वायु के वशीभूत नौका जल में जिस प्रकार चंचल परिस्थिति में रहती है, वही स्थिति मूर्ख वैद्य की चिकित्सा कर्म में है। जैसे कि एक अंधा व्यक्ति है, उसे दिखाई नहीं देता तो वो डर डर के मारे कैसे डंडे को इधर उधर करके चलता है, और वही जैसे पानी में चलने वाली कोई नौका है, वो जैसे एक हवा का झोंका लगता है और वो भी इधर उधर डगमगाती हुई डूब जाती है। तो उसी प्रकार किसकी स्थिति बताई गई है? मूर्ख वैद्य की भी स्थिति बताई गई है। अभी तक यहाँ पे जो हमें स्टार्टिंग के सारे 4 गुणों वाले श्लोक याद करने थे, लेकिन ये वाले श्लोक हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है प्राणाभिसार वैद्य के लक्षण। अब प्राणाभिसार वैद्य के लक्षण हमें याद करने, और इसका क्या मीन है? तस्मात् च शास्त्रे अर्थ विज्ञाने, यानी जो प्राणाभिसार वैद्य कौन होता है? जो प्राणों को बचाने वाला हो। तो तस्मात् शास्त्रे अर्थ विज्ञाने, यानी उसे अपने शास्त्र का ज्ञान, उसे अपने विज्ञान का जो ज्ञान है वो अच्छे से होना चाहिए। प्रवर्तो कर्म दर्शने, और साथ में उसे जो उसका काम है वो उसको लेकर अच्छे से तत्पर रहे, कि उसे कोई भी काम करना है तो वो अपने काम को बार बार देखना करे या उन्हें अच्छे से ट्रीट करने वाले काम वो जल्दी करे।
भिषक चतुष्टय युक्तम प्राणाभिसार उच्यते। तो इस प्रकार से ये 4 गुण उसके प्राणाभिसार वैद्य के दे रखे हैं। कौन कौन से थे? तस्मात् च शास्त्रे, उसे अपने शास्त्र का ज्ञान हो। अर्थ, उसे अपने शास्त्र का अच्छे से अर्थ पता हो। विज्ञान, जो अपने शास्त्र को अच्छे से समझ चुका हो या अपने शास्त्र को समझने के लिए अच्छे से परिश्रम करना जानता हो। कर्म दर्शने, जिसने अपने काम को बार बार देखा हो या अपने काम के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। तो ये सारे गुण किसके हैं? प्राणाभिसार वैद्य के हैं। तो ये श्लोक आपको याद करना है। नेक्स्ट है राजा के योग्य वैद्य के लक्षण। अब जो राजा को ट्रीट करने वाला वैद्य होगा तो उसके क्या गुण होने चाहिए? हेतो लिंगो प्रश्मने रोगाणाम अपुनर्भवे, यानी हेतो, उसे हेतु जितने भी निदान है, डायग्नोस है, उसके बारे में पता हो। लिंग, जितने भी रोग के सिम्टम्स है, लक्षण है, उसे उसके बारे में पता हो। प्रश्मने, रोग को, प्रशमनम यानी रोगों की शांति के उपाय, रोगों को शांत कैसे कर सके। रोगाणाम अपुनर्भवे, यानी रोगों को बार में उत्पन्न ना होने के कारण, यानी वो रोगों को इस तरीके से ट्रीट करे कि वो बाद में पुनः उत्पन्न ना हो। कह रहा अगर किसी में ये 4 गुण हैं तो वो राजा का वैद्य बन सकता है। कौन कौन से 4? उसे रोगों के सारे हेतु, यानी रोगों के जितने भी डायग्नोस है उसे पता हो। लिंग, रोग के क्या क्या सिम्टम्स है उसे पता हो। रोग को किस तरीके से शांत कर सकते हैं उसे पता हो। और उसे ऐसे भी आइडियाज़ हो जिससे रोगों की उत्पत्ति वापस ना हो। तो अगर उसे ये 4 चीज़ों का ज्ञान है तो वो राजा का वैद्य बन सकता है। तो ये 2 श्लोक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 20। शस्त्रम शास्त्राणि शरीरम गुण दोष प्रवर्तये पात्रोपक्षीण्यतम प्रज्ञा चिकित्सार्थम विशति, यानी शस्त्र, शास्त्र और जल, इसमें पात्र के अनुसार गुण और दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। तो आयुर्वेद भी ऐसा शास्त्र है, इसके अध्ययन से पूर्व शिक्षार्थी को अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लेनी चाहिए। तो यही कह रहा है, इसका इतना कोई इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि आयुर्वेद के अध्ययन से पहले जो भी आयुर्वेद की शिक्षा ले रहे हैं उनको अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर 21 इंपॉर्टेंट है। उत्तम वैद्य के 6 गुण दे रखे हैं जो हमें याद करने हैं। पहला गुण है विद्या, उसे अपनी विद्या का ज्ञान हो। वितर्क, वो अपनी विद्या के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर तर्क और वितर्क कर सकता हो, डिबेट कर सकता हो। विज्ञान, उसे अपने जो भी जितना भी उसका शास्त्र का ज्ञान है वो उसे आना चाहिए। स्मृति, उसकी मेमोरी पावर अच्छी होनी चाहिए। तत्परता, वो अपने काम को लेकर हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और क्रिया, वह चिकित्सा क्रिया करता हो। तो जिस भी वैद्य में ये 6 गुण हैं उसे उत्तम वैद्य कहा जा सकता है। यस्य ते षड् गुणास्त्या, ये 6 गुण जिस वैद्य में है, न साध्यम अति वर्तते, वो कितना ही अच्छा साध्य रोग क्यों ना हो वो उसे इजीली ट्रीट कर सकता है। विद्या मति कर्म दृष्टिर अभ्यास, इसके अलावा अब इन 6 गुणों के अलावा और क्या बता रखे हैं? उसे विद्या, यानी उसे अपने आयुर्वेद शास्त्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मति, उसकी बुद्धि साफ होनी चाहिए। कर्म दृष्टिर, कर्म दृष्टि यानी उसने जितने भी चिकित्सा के कर्म, जितने भी चिकित्सा के ट्रीटमेंट्स होते हैं उसका उसने अच्छे तरीके से उन्हें बार बार एनालाइज किया हुआ हो, बार बार देखा हुआ हो। अभ्यास, उसे अपने काम की प्रैक्टिस हो। सिद्धि, यानी उसे चिकित्सा के क्षेत्र में या चिकित्सा के कार्य में सफलता प्राप्त हुई हो या सिद्धि प्राप्त हो। आश्रय, और जो अपने गुरुजनों के अधीन रहकर ज्ञान प्राप्त करे। तो इन सारे, अगर ये 6 गुणों में से एक गुण भी किसी में है तो वह वैद्य नाम ग्रहण करने के लिए प्राप्त है, वह अपने आप को वैद्य कहला सकता है। जिससे 21 जो हमने श्लोक पढ़ा, विद्या वितर्को विज्ञानम, यह तो एक उत्तम वैद्य के गुण थे। इसके बाद जो श्लोक नंबर 22 है वो कह रहा है कि हमें यहाँ पर 6 गुण बताए हैं। इन 6 गुणों में से यदि आप में एक भी गुण है तो आप वैद्य का नाम ग्रहण कर सकते हैं। विद्या आदि सभी शुभ गुणों से युक्त वैद्य यथार्थ में वैद्य शब्द को चरितार्थ करने हेतु प्राणी मात्र को सुख देने वाला भी होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन श्लोक नंबर 21 और 22 हमें अच्छे से करना है। नेक्स्ट है शास्त्र और बुद्धि का संबंध। वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र ज्योति के समान है और शुद्ध बुद्धि दर्शन है। इन निर्मल शुद्ध बुद्धि और शास्त्र रूपी दीप से युक्त होकर जो चिकित्सा करता है उसे अपराध नहीं होता है। कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने शास्त्र का अच्छे से ज्ञान कर कर अपनी बुद्धि को एकदम साफ रख के कोई भी चिकित्सा का काम करता है तो उससे चिकित्सा जो वो चिकित्सा करता है वो इजीली सफल होती है, उसमें कोई भी अपराध नहीं होता।
नेक्स्ट है चिकित्सक को सदा गुण बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा कार्य करने में आतुर आदि 3 पाद वैद्य के ही अधीन रहते हैं। तो इसलिए वैद्य को अपना वैद्यत्व यानी उसको अपनी नॉलेज, अपना विद्या को प्राप्त करने के लिए हमेशा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तो एक चिकित्सक को हमेशा कौन से गुण को बढ़ाना चाहिए? उसको अपने वैद्यत्व गुण को, अपनी नॉलेज को, अपनी विद्या को हमेशा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो चिकित्सा के 3 पाद हैं वो उसी वैद्य पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 26 याद करना है, इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो श्लोक है हमारा है वैद्य की 4 वृत्तियाँ। तो वैद्य की जो 4 वृत्तियाँ हैं वो कौन कौन सी होती है? मैत्री। मैत्री का मतलब है कि वो अपने पेशेंट से मित्रता का भाव रखे। मैत्री यानी वो सभी के प्रति, अपने जो पेशेंट्स हैं या जितने भी प्राणी हैं सबके प्रति वो कैसा भाव रखे? प्राणी मात्र का भाव रखे। नेक्स्ट है आर्तेषु कारुण्यम। आर्तेषु कारुण्यम का मतलब है कि वो अपने रोगियों पर दया भाव रखे। शक्य प्रीति। शक्य प्रीति का मतलब क्या है कि अगर उसे कोई असाध्य रोग है तो वह असाध्य रोगों में भी अपने रोगी की प्रेम पूर्वक चिकित्सा करे। नेक्स्ट है चौथा प्रकृति स्थेषु भूतेषु उपक्षेपण। यानी अगर किसी को असाध्य रोग हो गया है या असाध्य वाला रोगी है तो उसमें भी वो उपेक्षा का ही भाव रखे। तो ये 4 वृत्तियाँ वैद्य की होनी चाहिए। तो वैद्य की 4 वृत्तियाँ कौन कौन सी पढ़ी हमने? मैत्री, वो सबसे मित्रता का भाव रखे। कारुण्यम आर्तेषु, वो जितने भी आतुर हैं या जितने भी रोगी हैं उनसे दया का भाव रखे। शक्य, वो सारे जितने भी असाध्य रोग है उनकी वो प्रेम पूर्वक चिकित्सा करे, प्यार से उनकी चिकित्सा करे। और चौथा हमने पढ़ा प्रकृति स्थेषु भूतेषु, यानी जितने भी असाध्य रोग वाले मरीज हैं या असाध्य रोग वाले रोगी हैं तो वो उनके प्रति हमेशा उपेक्षा का ही भाव रखे। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ एंड होप सो आपको ये चैप्टर समझ आया हो। तो इस चैप्टर से हर बार एक 5 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में कि वैद्य के चिकित्सा के चतुष्पाद को समझाइए। तो उसमें हमें चिकित्सा के चतुष्पाद समझाने और उनके चारों के गुणों को समझाना है। साथ में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्राणाविसार वैद्य या राज वैद्य के या वैद्य की वृत्तियाँ भी पूछी जा सकती है। चिकित्सा की परिभाषा मोस्टली एग्ज़ाम में या वाइवा में पूछ लेते हैं, तो आपको यहाँ से ये सारे श्लोक वगैरह याद करने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।